4th ऑफ अक्टूबर का द हिंदू का एडिटोरियल आज एक इस चीज को लेके है कि काफी टाइम से टीवी पे भी डिबेट वगैरह चलती रहती है कि जो नॉन भाजपा वाले स्टेट्स हैं जहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है, भाजपा रूलिंग पार्टी नहीं है, वहाँ पे जो राज्यपाल हैं वो वहाँ की चुनी हुई सरकार के कामों में और उनके एक्शंस में थोड़ा सा रोड़ा अटकाने की कोशिश करते हैं। तो उसी चीज को उन्होंने लेके लिखा है आज का एडिटोरियल, एक्शन एंड ऑथोरिटी। यानी कि जो एक्शन होता है और उसमें उनके अधिकार क्या हैं, जो हमारे राज्यपाल हैं उनको लेके है। और ये लिखा है, आज उन्होंने बात की है कि गवर्नर शुड लीव नो स्कोप, कि जो राज्यपाल हैं उन्हें कोई स्कोप, कोई संभावना नहीं छोड़नी चाहिए क्रिटिसिज्म के लिए, यानी कि आलोचना के लिए, दैट दे चैलेंज इलेक्टेड रेजिम्स, जो वो चैलेंज कर रहे हैं। देखो, क्रिटिसिज्म दैट दे चैलेंज, दैट मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है इस क्रिटिसिज्म के लिए। तो गवर्नर को कोई स्कोप उस क्रिटिसिज्म के लिए नहीं छोड़ना चाहिए जिसको वो चैलेंज कर रहे हैं इलेक्टेड रेजिम्स के लिए। इलेक्टेड रेजिम का मतलब जो चुनी हुई सरकारें हैं, वहाँ के जो चुने हुए शासन है। इसमें तो अब देखते हैं वो क्या बात करते हैं इसमें। वो बोलते हैं कि द टू स्टेट्स, जो दो राज्य हैं, हैव अप्रोच, उन्होंने अप्रोच किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इन्होंने कहा है कि दो स्टेट ने क्या किया है, अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अगेंस्ट द कंडक्ट, व्यवहार के खिलाफ। और किसका व्यवहार? ऑफ देयर गवर्नर्स, अपने राज्यपाल के। वंस अगेन, एक बार फिर से, फ्लैग्स। और ये चीज क्या करती है, ये फ्लैग करती है, सामने रखती है द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को। कौन सी प्रॉब्लम? कि जो पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं, यानी कि राजनीतिक रूप से अपॉइंट किए गए जो हैं राजभवन में, राजभवन जो राज्यपाल का ऑफिस होता है। तो यहाँ पे क्या किया है कि दो स्टेट्स ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है और व्यवहार के खिलाफ अप्रोच किया है। व्यवहार किसका है? गवर्नर्स का व्यवहार है। और ये चीज क्या कर रही है, एक बार फिर उस समस्या को सामने रख रखी है कि जो राजभवन में पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं, यानी कि जो केंद्र सरकार होती है, वो राजनीतिक इरादे से अपने किसी खास राज्यपाल की वहां पे नियुक्ति करती है राजभवन में। और यूजिंग देयर ऑथोरिटी, वो लोग होते हैं यूज करने वाले अपनी ऑथोरिटी को, अपने अधिकार को, किसके लिए? डिले करने के लिए। किसको डिले करने के लिए? इम्प्लीमेंटेशन को, यानी कि किसी योजना का कार्यान्वयन। और डिसीजंस, यानी कि जो निर्णय है राज्य सरकार के, उसका कार्यान्वयन होना। और डिसीजन किसके द्वारा? बाय इलेक्टेड रेजिम। तो इसका मतलब ये पूरा एक हिस्सा हो गया आपका, डिसीजन बाय इलेक्टेड रेजिम्स, यानी कि चुने हुए शासन के द्वारा जो लिए गए डिसीजन होते हैं, उन डिसीजंस का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको डिले करने के लिए ये क्या करते हैं, अपनी अथॉरिटी का यूज करते हैं राज्यपाल। और इसी मकसद से केंद्र सरकार जो है अपने राज्यपाल को वहाँ पॉलिटिकल एम के तहत अपॉइंट भी करती है। तो वो क्या कहते हैं, इफ नॉट अंडरमाइन देम, तो पहले ही सेंटेंस से जुड़ा हुआ ये भी है, इफ नॉट अंडरमाइन देम, कि अगर वो उन इलेक्टेड रेजिम्स को कमजोर करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो उनके डिसीजन के इम्प्लीमेंटेशन में बाधा तो डालते ही हैं। तो इसको लेके वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। अब इंग्लिश के स्ट्रक्चर को अगर समझने की कोशिश करें तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं कहाँ से कहाँ तक, कि किस तरह से आपका सेंटेंस कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे लिखा है टू स्टेट्स हैव अप्रोच, टू स्टेट्स ने अप्रोच किया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अप्रोच किया है, कंडक्ट ऑफ देयर गवर्नर, अपने गवर्नर के खिलाफ, वंस अगेन। और ये क्या करती है, ये चीज एक बार फिर से फ्लेक्स करती है इसकी, प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल अपॉइंटीज इन राजभवन, यानी कि राजभवन में जो पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं, जो राजनीतिक नियुक्ति है, उनको ये क्या करती है, सामने रखती है। जो क्या करते हैं, अपनी अथॉरिटी को डिले करते हैं, जो इलेक्टेड रेजिम्स हैं उसके द्वारा लिए गए डिसीजन के इम्प्लीमेंटेशन को बाधा करते हैं, इफ नॉट अंडरमाइन देम, अगर वो उन सरकारों को कमजोर करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो उनके निर्णयों के रास्ते में रोड़ा अटकाते हैं। कौन कौन से स्टेट हैं? तमिलनाडु एंड केरला हैव क्वेश्चन द डिले। इन दोनों स्टेटों ने क्या किया है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट है आपका, इन्होंने इस डिले को क्वेश्चन किया है, यानी कि इस देरी पर सवाल उठाए हैं। कौन सी देरी? अब इसकी बात करते हैं। डिले कौन सा? इन द ग्रांटिंग, ग्रांट करने में, देने में। असेंट बोले तो सहमति। तो किस 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 डिले को क्वेश्चन किया है? जो वो सहमति देने में करते हैं। किसको सहमति देने में करते हैं? बिल्स को। कौन से बिल? पास्ड बाय लेजिस्लेचर। तो पूरा सेंटेंस हो जाता है, लेजिस्लेचर द्वारा पास किए गए बिल को को असेंट, यानी कि सहमति ग्रांट करने में जो डिले करते, जो देरी होती है, उसको क्वेश्चन किया है। ठीक, तो इस तरह से जब आप चीजों को लिंक करते हुए, क्वेश्चन करते हुए चलते हो, तो आपको क्वेश्चंस फिर समझ भी आता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ भी आता है। एक बार फिर से देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे वो लिखते हैं, देखो, तो ये सब्जेक्ट हुआ आपका तमिलनाडु और केरला, ये वर्ब हुई, क्वेश्चन किया है, किसको क्वेश्चन किया है, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका डिले।
सेंटेंस बनता है तमिलनाडु और केरला ने डिले पे सवाल उठाए हैं। अब आगे हम बात करते हैं कौन सी डिले। अब इसको यहाँ से देखते हैं। लेजिस्लेचर यानी कि जो हमारी विधायिका है, यानी कि वहाँ की जो वहाँ की जो विधानसभा है राज्य की, तो उस लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए बिल को असेंट यानी कि सहमति ग्रांट करने में जो डिले होता है उस पर सवाल उठाए हैं यहाँ पे उन्होंने। तमिलनाडु इज आल्सो एग्रीव्ड, और तमिलनाडु ने क्या है, तमिलनाडु ने एग्रीव किया है। ग्रीव, GRIEVE, ग्रीव, ग्रीव का मतलब होता है किसी को पीड़ा देना, पीड़ित करना, व्यथा देना। तो तमिलनाडु भी एग्रीव्ड है, यानी कि वो व्यथित है, पीड़ित है, परेशान है। किससे? दैट प्रपोजल्स रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ रिमिशन टू सम कन्विक्ट्स। ये प्रपोजल जो है, कहीं के लिए ग्रीव कर रहा है वो? ये जो प्रपोजल है, यानी कि जो राज्य सरकार का प्रस्ताव है, रिलेटेड जो संबंधित है किससे? टू ग्रांट, ग्रांट का मतलब कोई चीज देना, छूट देना, रिमिशन का मतलब छूट, छूट ग्रांट करना, ग्रांट का मतलब कर पर स्वरूप किसी चीज को देना होता है। तो जो छूट देने का प्रस्ताव है इनका, टू सम कन्विक्ट्स, उनको, तो तमिलनाडु को दुख है क्या, कि जो प्रस्ताव हैं जो किससे जुड़े हुए हैं, कुछ कन्विक्ट्स को छूट देने से जुड़े हुए हैं। और दूसरा क्या लिखा है उन्होंने? सैंक्शन, जो अनुमति देनी है फॉर प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब मुकदमा चलाया जाना, ऑफ सम फॉर्मर मिनिस्टर्स, कुछ पिछले मंत्री हैं उन पर मुकदमा चलाया जाना है, कुछ कन्विक्ट्स हैं, कुछ अपराधी हैं, उनको कुछ थोड़ा सा छूट वगैरह देनी है। और तीसरी चीज कौन सी है? अपॉइंटमेंट्स हैं टू द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जो स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी अपॉइंटमेंट को हैव नॉट बीन एक्टेड अपॉन, यानी कि उस पर अब तक काम नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो तमिलनाडु ने किया, जो शिकायत की है, अपनी व्यथा बताई है, वो किस किस चीज को लेके है, कि कुछ कन्विक्ट्स को छूट देने से संबंधित जो प्रस्ताव है, और कुछ फॉर्मर मिनिस्टर पे मुकदमा उनको प्रोसिक्यूट किए जाने से संबंधित जो सहमति है, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में अपॉइंटमेंट जो है उन पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब यहाँ पे वो लिखते हैं कि गवर्नमेंट नीड नॉट रबर स्टैम्प एनी डिसीजन, कि गवर्नमेंट को किसी डिसीजन को रबर स्टैम्प करने की जरूरत नहीं है। रबर स्टैम्प करने का मतलब होता है कि उस निर्णय पे सही गलत देखे बिना, विचार किए बिना अनुमति दे देना, ये जरूरत नहीं है। बट लेकिन फिर भी बात क्या है? वन कैन क्वेश्चन द प्रैक्टिस ऑफ गवर्नर्स, कोई भी आदमी सवाल उठा सकता है जो गवर्नर्स की प्रैक्टिस है, यानी कि जो गवर्नर्स का वहां पे रवैया है, कैसा? स्पेशली इन स्टेट्स, खास तौर पे ऐसे स्टेट में नॉट गवर्न्ड बाय रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी द्वारा एट द सेंटर, जो सेंटर में रूलिंग पार्टी है उसके द्वारा गवर्न नहीं किया जा रहा है, वहां पे राज्यपाल गड़बड़ियां कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? ब्लॉकिंग, वो ब्लॉक करते हुए हैं डिसीजंस, उनके डिसीजंस को और बिल्स को, यानी कि उनको आगे नहीं जाने दे रहे हैं, उनको रोक के रखते हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, सम गवर्नर्स अपीयर, कुछ गवर्नर महसूस होते हैं टू बी होस्टाइल, थोड़ा सा विरोधी रुख रखते हुए इसके प्रति। अब देखो उन्होंने कहा है कि कुछ गवर्नर्स महसूस होते हैं कि वो होस्टाइल है, किसके विरोधी हैं वो? टू द वेरी आइडिया, जो आइडिया है, जो विचार है, कौन सा? अमेंडमेंट, सुधार करने का। किसमें सुधार करने का? टू यूनिवर्सिटी लॉ, जो यूनिवर्सिटी के कानून है। तो वो ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी के जो नियम है उनमें थोड़ा अमेंडमेंट, जो सुधार करने का विचार है, उसके वो विरोधी लगते हैं। इफ दे सीक, अगर वो प्रयास कर रहे हैं टू लीव आउट, छोड़ने का, अलग करने का, किसको? काउंसलर्स को। इनवेरिएबली, सॉरी काउंसलर्स कह रहा हूँ मैं, चांसलर्स को। इनवेरिएबली, कंटिन्यूअसली, लगातार चल रहा है काम। द गवर्नर देमसेल्फ, यानी कि अगर वो सरकारें खुद गवर्नर को क्या कर रही हैं? चांसलर्स की पोजीशन से अलग रखने का प्रयास कर रही है। नॉर्मली होता क्या है, कुछ स्टेट्स में एक प्रथा है कि वहाँ के जो राज्यपाल होते हैं वो यूनिवर्सिटीज के चांसलर माने जाते हैं। तो सरकार वहाँ पे कुछ कर, लेकिन ये कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, बस एक प्रथा है। तो वो बोलते हैं कि अगर कुछ स्टेट जो है अपने गवर्नर्स को, अपने जो यूनिवर्सिटीज के जो चांसलर्स हैं, उसके अपॉइंटमेंट से अलग रखना चाहती है, तो ऐसा लगता है कि गवर्नर उसके विरोधी रुख अख्तियार कर लेता है। और यहाँ पे क्या करते हैं? तो द गवर्नर देमसेल्फ में, गवर्नर देमसेल्फ को अलग करना चाहती है, कहीं से? फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग, अपॉइंट करने के प्रोसेस से वाइस चांसलर, और एस्टेब्लिशिंग न्यू यूनिवर्सिटी, या फिर नई यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करने के विरोधी लगते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी? इन विच, जिसमें गवर्नर्स आर नॉट चांसलर, जिसमें गवर्नर चांसलर नहीं है। तो अगर स्टेट की गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके चांसलर्स के पद से गवर्नर को अलग करने की कोशिश करते हैं, या फिर वो ऐसी यूनिवर्सिटीज ओपन करना चाहते हैं जिनमें गवर्नर्स चांसलर्स नहीं होंगे, तो ऐसा लगता है कि वो उसके हॉस्टिलिटी दिखाते हैं। द आइडिया, और जो विचार है,
ऑफ हैविंग गवर्नर्स, गवर्नर्स को रखने का एज एक्स ऑफिशियो वाइस चांसलर। एक्स ऑफिशियो का मतलब ये लैटिन भाषा के टर्म हो जाता है पदेन, पद पे होने के कारण। यानी कि जैसे ये है कि एक हमने एक प्रोसीजर बना दिया है कि जो वाइस चांसलर चुना जाएगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यूनिवर्सिटी का चांसलर अपॉइंट हो जाएगा। तो एक्स ऑफिशियो कहते हैं कि जिसे दूसरा अधिकार जो है वो एक पद के कारण मिला है। तो उन्हें चांसलर होने का अधिकार जो है वो एक्स ऑफिशियो राइट है, यानी कि गवर्नर होने के कारण उनको वो अधिकार मिलता है। तो एक आइडिया जो है गवर्नर को एक्स ऑफिशियो वाइस चांसलर नियुक्त करने का ऑफ मोस्ट यूनिवर्सिटीज, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में वो क्या है, वो विचार जो है इज ओनली ए प्रैक्टिस, वो सिर्फ एक प्रथा मात्र है। एंड इज एक्चुअलाइज्ड, और उसे एक्चुअलाइज हकीकत में बदला जाता है थ्रू देयर फाउंडिंग स्टेटस, उनके फाउंडिंग स्टेटस के अकॉर्डिंग। यानी कि जो यूनिवर्सिटी को फाउंड करने का, यानी कि स्थापित करने का जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, यानी कि जो उसके वो होते हैं, सॉरी, जो उनके जो उनके नियम कायदे कानून अपने जो होते हैं, अपना जो विधान होता है यूनिवर्सिटीज का, तो उनके अकॉर्डिंग उसे एक्चुअलाइज किया जाता है। हाउएवर, फिर भी गवर्नर महसूस होते हैं टू बी लेबरिंग, कि वो मेहनत कर रहे हैं अंडर द मिसकंसेप्शन, इस गलत धारणा के लिए, दैट दे हैव ए राइट, कि उनका अधिकार है टू बी चांसलर्स, अब चांसलर होने का। जबकि उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये सिर्फ प्रथा है, और जब भी सरकार उसे बदलने की कोशिश करते हैं तो वो उसके विरोध में लगते हैं, एक्शन लेते हैं। एंड टेंड, इसलिए वो टेंड हो जाते हैं टू डिले, डिले करने को, किसको, असेंट, असेंट का मतलब सहमति होता है, टू एनी बिल, तो वो किसी भी ऐसे बिल को सहमति देने में देर करते हैं, दैट क्लिप्स, जो उन्हें क्लिप करता है या रिमूव कर देता है। क्लिप का मतलब कतरना होता है, यानी कि उन्हें अलग कर देता है, देयर पावर, उनकी पावर से, उन्हें ऐसा लगता है उनकी एक पावर से अलग किया जा रहा है, और उस बिल को पास करने में वो डिले करते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा करती है तो। अब जो हमारे एडिटर साहब हो गया था, इट इज टाइम टू हैव ए नेशनल प्रोहिबिशन, अब ये टाइम आ गया है कि हम राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाएं ऑन गवर्नर्स, गवर्नर्स के ऊपर, बीइंग बर्डन, कि हम उन पे बर्डन डालें विद द रोल ऑफ चांसलर्स ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर का भी, एज रिकमेंडेड, जैसे कि रिकमेंडेड भी किया गया है बाय द जस्टिस एम पंछी कमीशन, जो जस्टिस एम पंछी आयोग द्वारा रिकमेंड किया गया था, एट सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र और जो हमारे राज्य हैं उनके रिलेशन को लेके उन्होंने ये चीज की थी। तो इस पे बैन लगाया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू एडिटर साहब। यहाँ पे क्या कहते हैं, इट इज अनफॉर्चुनेट, ये बहुत दुर्भाग्यशाली है, दैट एब्सेंस ऑफ ए टाइम फ्रेम, कि एक टाइम फ्रेम की जो अनुपस्थिति है फॉर गिविंग असेंट, सहमति देने के लिए, इज यूज्ड, वो यूज की जाती है बाय सम गवर्नर्स, कुछ गवर्नर्स के द्वारा, टू स्टाइमी लॉस, स्टाइमी का मतलब डिले करना, रोक के रखना, बाधा डालना, नियमों में, पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, जो वहां की विधायिका द्वारा पारित किया गया है। तो वो कहते हैं कि दिस इज अनफॉर्चुनेट, ये बहुत दुर्भाग्यशाली है कि एक टाइम फ्रेम की एब्सेंस होती है, यानी कि एक टाइम नहीं किया जाता कि गवर्नर को उस बिल पे कितने देर में, कितने टाइम में डिसीजन लेना है, भाई इतनी देर में या तो उसको सहमति दे, या कोई ठोस कारण बताते हुए उसको रिजेक्ट करे। अब वो अपने इस अधिकार का फायदा उठाते हैं कि वो उसको डिले पे डिले किए चले जाते हैं, और सरकारें आती हैं चली जाती हैं, और वो बिल ऐसे ही लटके पड़े रहते हैं। यहाँ पे बोलते हैं, वन वुड हैव थॉट, किसी आदमी ने सोचा होगा कि द सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन, कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, यानी कि जो उन्होंने देखा है, जो उनका निर्णय है, और वो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन कहाँ से आया है, अराइजिंग आउट, जो निकला है कहाँ से, तेलंगाना गवर्नमेंट की जो पिटीशन है वहां से, यानी कि तेलंगाना सरकार ने जो पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, वहां से सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि तो यहाँ पे जो हम बोलते हैं कि एक आदमी ने सोचा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, वो रिमाइंडिंग, यानी कि याद कराने वाला है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटीज, जो हमारे संवैधानिक अधिकारी है उनको, दैट द फ्रेज, ये जो फ्रेज जोड़ी गई है संविधान में, एज सुन एज पॉसिबल, कि जितना जल्दी संभव हो, अपीयरिंग, और ये जो फ्रेज है एज सुन एज पॉसिबल, जो अपीयर होता है आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के आर्टिकल 200 में, कंटेंस, ये क्या रखता है, सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेंट, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक तथ्य छिपा हुआ है, तो वुड हैव ड्रिवन इनटू देम, तो ये वाला जो भाव है उसके अंदर डाला गया होगा, ड्राइव इनटू किया गया होगा,
यानी कि एज सुन एज पॉसिबल से क्या ड्राइव किया गया होगा इसके अंदर, एसेंस। सॉरी। तो यहाँ पे क्या किया गया, तो तो उस ने एक इस फ्रेज के थ्रू क्या डालने की कोशिश की गई है, एक सेंस डालने की कोशिश की गई है ऑफ इमीडिएसी, इमीडिएसी की, इन कंसिडरिंग बिल, बिल को कंसिडर करते हुए। यानी कि एज सोन एज पॉसिबल का मतलब है कि एक इमीडिएसी का भाव उसके अंदर डालने की कोशिश की गई है, यानी कि तत्परता के जितना जल्दी संभव हो बिल्स के रिगार्डिंग राज्यपाल को डिसीजन लेने चाहिए। लेकिन क्या होता है, बट द कोर्ट मेंट, यहाँ पे कोर्ट का जो मतलब था वाज दैट, वो ये था कि इट वुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल, कि ये बात अनुमति देने लायक नहीं है संवैधानिक रूप से फॉर गवर्नर्स, गवर्नर्स के लिए टू इंडेफिनिटली होल्ड ऑन, कि वो अंतहीन रूप से क्या करे रखे, होल्ड ऑन करे रखे बिल्स को, विदाउट कन्वेइंग ए डिसीजन, बिना एक भी निर्णय को दिए, यानी कि बिना कोई कारण बताए किसी भी बिल को असीमित काल के लिए वो डिले कर सके, तो ये इम्परमिसिबल है। तो यहाँ पे एज सुन एज पॉसिबल का जो हवाला दिया है संविधान का सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसमें यही दिखाया है कि उसके अंदर एक इमीडिएसी का भाव है, और वो इम्परमिसिबल है राज्यपाल की किसी भी तरह से बिना कोई डिसीजन या निर्णय लिए उसको रोके रखें। द स्टेट्स टू, और स्टेट्स भी, और टू बी प्रूडेंट, और स्टेट्स को भी क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ईमानदार, कुशल और सोच समझ से काम लेना चाहिए इन देयर डिसीजन मेकिंग, अपने निर्णय को बनाने में, विदाउट लिविंग स्कोप, कि वो जो डिसीजन मेकिंग हो वो बिना कोई स्कोप छोड़ते हुए हो, बिना संभावना को छोड़ते हुए हो, और क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस की संभावना ऑन द मेरिट ऑफ देयर डिसीजन, जो उनके डिसीजन की मेरिट पर लिए जाएं। तो यानी कि स्टेट के लिए भी एडिटर साहब बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलती हैं कि उनको भी प्रूडेंट होना चाहिए अपने डिसीजन मेकिंग में, कि वो कोई स्कोप ना छोड़ें कि उनके डिसीजंस की मेरिट पे कोई क्वेश्चन किया जाए कि वो उचित है या नहीं है। तो फिर क्या होता है, द एब्सेंस ऑफ एनी लेट डाउन प्रोसेस, जो अनुपस्थिति है। अब इस वाले मामले में क्या हुआ, जो डिले के लिए दो स्टेट वहां पे गए हैं, तो वो क्या कहते हैं कि जो एब्सेंस थी, जो अनुपस्थिति थी, एनी लेट डाउन प्रोसेस, यानी कि कोई उन्होंने प्रोसेस फिक्स नहीं किया था टू सीक, प्रयास करने का, एप्लीकेशन, जो उन्होंने एप्लीकेशन मांगी थी, एंड असेस, या आकलन करने का, द रिलेटिव मेरिट्स, की उसकी मेरिट्स क्या रहेंगी एप्लीकेंट्स की, बिफोर अपॉइंटिंग द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स ऑफ द तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन इज ए केस इन पॉइंट। तो यहाँ पे एक जो पॉइंट है, एक केस बनता है, ये है कि राज्य सरकारों की तरफ से जो इसमें एक लूज होल देखने को मिल रहा है, वो ये है कि उन्होंने जो ये किया है, जो तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन, और जो चेयरमैन अपॉइंट करने के लिए जो उन्होंने एप्लीकेशन सीक की है, एप्लीकेशन मांगी है, उसमें एप्लीकेंट्स की मेरिट को वो कैसे देखेंगे, उसका कोई लेट डाउन प्रोसेस नहीं है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि राज्य सरकारों को भी कोई ऐसा स्कोप राज्यपाल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, और यहाँ पे वो यही लिखते हैं कि द एब्सेंस ऑफ एनी लेट डाउन प्रोसेस टू सीक एप्लीकेंट्स, एप्लीकेशंस, कि एप्लीकेशन को लेने का और उसे आकलन करने का कोई लेट डाउन प्रोसेस नहीं है, कि वो कैसे रिलेटिव मेरिट्स को देखेंगे एप्लीकेंट्स की, उन्हें चेयरपर्सन या तमिलनाडु की पब्लिक सर्विस कमीशन में कैसे वो करेंगे। तो ये एक पॉइंट है। यहाँ पे कहते हैं द लार्जर पॉइंट, और एक जो बड़ा पॉइंट है, जो एक बड़ा परिदृश्य है, दैट नन शुड फॉरगेट, कि किसी को भी नहीं भूलना चाहिए, ना राज्यपाल को भूलना चाहिए, ना स्टेट को भूलना चाहिए, कि इज दैट, वो ये पॉइंट ये है कि गवर्नर्स आर एक्सप्लिसिटली रेस्ट्रिक्टेड, कि गवर्नर जो हैं विशिष्ट रूप से सीमित होते हैं इन देयर फंक्शनिंग, अपनी फंक्शनिंग में, अपने काम के लिए, बाय द एड एंड एडवाइस क्लोज, यानी कि जो सहायता और सलाह वाली जो क्लोज है कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, तो उसके अंदर वो सीमित है काम करने के लिए, एंड ought नॉट टू मिसयूज, और गवर्नर को मिसयूज नहीं करना चाहिए, गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, द डिस्क्रिशनरी स्पेस, कि जो उन्हें स्पेस मिलता है, यानी कि जो उन्हें वक्त मिलता है कहें का डिस्क्रिशनरी, जिसमें उन्हें ये कहा जाता है कि वो अपने विवेक से सही गलत का फैसला ले, और इसी बात का वो फायदा उठाते हैं कि हमें भी अपने विवेक से फैसला करने के लिए 5-6 साल की जरूरत होगी, तब तक सरकार बदल जाए। तो ये कह रही है कि उनको भी डिस्क्रिशनरी स्पेस का मिसयूज नहीं करना चाहिए अवेलेबल टू देम, जो राज्यपाल को अवेलेबल होती हैं। इससे राज्य और केंद्र सरकार को लेके एक टकराव की स्थिति बनती है, और पब्लिक में भी हमारे सरकारों का जो सिस्टम है उसके प्रति एक अविश्वास की भावना जागती है। एक अच्छा मुद्दा है जिस पे बच्चों को डिस्कस भी करना चाहिए, और इसको पढ़ के देख सकते हैं आप।
और अपन अपने थॉट बना सकते हैं उस पे, और फिर मिलते हैं नए एडिटोरियल के साथ। तक के लिए एंजॉय करिए अपने टाइम।